दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है, 31 मई, 1 जून, 2 जून या 5 जुलाई। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल 1 जून को मनाया जाता है। यह दिवस सभी माता पिता की बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता और इस रिश्ते के पोषण के लिए उनके द्वारा किए गए आजीवन बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 2012 में यूएन महासभा ने इस दिन को अभिभावकों के वैश्विक दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1 जून। पहला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियन लॉन्च किया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? एमएसएमईज, शिक्षा, अंतरिक्ष या स्वास्थ्य? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियन लॉन्च किया है। यह एक आईसीटी आधारित प्रणाली है जो वर्तमान कठिन परिस्थितियों में एमएसएमईज की मदद करने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने में मदद करने के लिए स्थापित की गई है। यह चैंपियन का अर्थ क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। चैंपियन पोर्टल मूल रूप से छोटी इकाइयों की शिकायतों को सुलझाने, उन्हें प्रोत्साहित करने, समर्थन करने, सहायता करने और उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए एक वन स्टॉप शॉप का कार्य करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी एमएसएमईज। दूसरा सवाल, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने चक्रवात निसर्ग के लिए चेतावनी जारी की है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या पीला सागर। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए खराब मौसम की चेतावनी दी है। आईएमडी ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात निसर्ग के लिए यह चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए हरिहरेश्वर और दमन के साथ उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अरब सागर। तीसरा सवाल, किस मंत्रालय ने हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की है? पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय या श्रम मंत्रालय? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की है। इसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना भी कहा गया है। यह योजना 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 रुपये तक का सस्ता लोन देने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। इसमें ऐसे विक्रेताओं को शामिल किया गया है जिन्होंने 24 मार्च 2020 या उससे पहले अपना कारोबार शुरू किया था। यह योजना मार्च 2022 तक वैध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। चौथा सवाल, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। उपरोक्त विकल्पों में से किस फसल के मूल्य यानी एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि प्रस्तावित है? ऑप्शन है मक्का, मूंग, उड़द या मूंगफली। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मार्केटिंग सीजन 2020-21 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि का उद्देश्य उत्पादकों के लिए उनकी उपज का उचित पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करना है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक वृद्धि उड़द की कीमतों में यानी 300 रुपये प्रति क्विंटल प्रस्तावित है, जिसके बाद मूंगफली 185 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग 146 रुपये प्रति क्विंटल और मक्का 90 रुपये प्रति क्विंटल आते हैं। इन विकल्पों के अलावा एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि नाइजर सीड यानी 755 रुपये प्रति क्विंटल में, उसके बाद तिल यानी 370 रुपये प्रति क्विंटल में प्रस्तावित है। इस क्रम में उड़द तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2018-19 के बजट में मार्केटिंग सीजन 2020-21 में खरीफ फसलों के लिए अखिल भारतीय भारित औसत लागत उत्पादन यानी सीओपी के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी निर्धारित करने की घोषणा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी उड़द। पांचवा प्रश्न, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जून, 2 जून, 4 जुलाई या 5 जुलाई। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे 2020 की थीम द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे रखी गई, क्योंकि इस वर्ष इस दिवस को मनाने के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह दिवस दूध और डेयरी उत्पादों से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
वर्ल्ड मिल्क डे की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा की गई थी। बीते कुछ वर्षों में भारत 150 मिलियन टन से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1 जून। छठा प्रश्न, उत्प्रेषण रिट को निम्नलिखित में से किन आधारों पर जारी किया जा सकता है? ऑप्शन है अधिकारिता का अभाव हो, निर्णय में विधि संबंधी भूल हो, प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन या उपरोक्त सभी। उत्प्रेषण की रिट न्यायपालिका से संबंधित है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को संबोधित की जाती है। उत्प्रेषण की रिट निम्न आधारों पर जारी की जा सकती है। अधिकारिता का अभाव, इसका अर्थ है कि न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर निर्णय दिया है। निर्णय में विधि संबंधी भूल होना, यदि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी मामले में निर्णय देते समय कोई विधि संबंधी भूल कर दी हो। अगला है प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमादेश रिट एक आदेश के रूप में होती है जिसका प्रयोग किसी लोक प्राधिकारी, प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ किया जा सकता है। अगला कथन है, न्यायालय किसी प्राधिकारी को उसकी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। परमादेश रिट न्यायालय के विवेकाधीन है जो प्रत्येक मामले में जारी नहीं की जा सकती। निम्नलिखित मामलों में इसका प्रयोग नहीं होता है। ये मामले देखते हैं। सामान्यतः किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। दो व्यक्तियों के बीच यदि कोई समझौता या संविदात्मक संबंध हो और उनमें से कोई व्यक्ति उस संविदा पर आधारित दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा हो तो उसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जारी करके उसे कर्तव्य के पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय या न्यायाधीश के विरुद्ध भी सामान्य स्थितियों में यह रिट जारी नहीं की जा सकती। इसका अपवाद सिर्फ यह है कि यदि कोई न्यायाधीश किसी प्रशासनिक कार्य को संभाल रहा हो तो उस प्रशासनिक कार्यों से संबंधित किसी मामले में यह रिट जारी की जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल 2। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्प्रेषण रिट तभी जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर निर्णय दे चुका हो। यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सिर्फ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है तो उसके विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी नहीं की जा सकती। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। उत्प्रेषण रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को तब संबोधित की जाती है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है या निर्णय में प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में मूल अंतर सिर्फ यह है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। किंतु यदि अधीनस्थ न्यायालय अधिकारिता का उल्लंघन करके कोई निर्णय दे चुका है तो उस निर्णय और संबंधी कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल 1। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 32(4) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 32 द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों का गलत तरीके से निलंबन न किया जा सके। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अनुच्छेद 32 का निलंबन केवल उन्हीं आधारों पर किया जा सकेगा जो संविधान में बताए गए हैं। अनुच्छेद 32(4) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 32 द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों का गलत तरीके से निलंबन न किया जा सके। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि विधायिका या कार्यपालिका मनमाने तरीके से व्यक्तियों के मूल अधिकार निलंबित न कर सकें। यदि अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की गई हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश निकालकर घोषणा कर सकता है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में से कौन से अधिकार आपातकाल उद्घोषणा के जारी रहने के दौरान न्यायालय से प्रवृत्त नहीं किए जा सकेंगे। इस प्रकार यदि राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 32 के प्रवर्तन पर रोक लगा देता है
तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 द्वारा दिए गए संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 2। 10वां प्रश्न, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह कथन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 28(1), अनुच्छेद 28(2), अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 26? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से 2 खंड निम्नलिखित हैं। यह है अनुच्छेद 28(1) और अनुच्छेद 28(2). अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28(2) के अनुसार खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। इसके अलावा अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता का जिक्र है। वहीं अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 28(1). तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई का विकास किया है? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या DRDO? तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।